हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश खोज इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक छोटा सा टीडीएस का एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि टीडीएस क्या होता है, इसके ऊपर कौन कौन सी सेक्शनें हैं, कितना टीडीएस कटता है, कौन कौन सी सेक्शनों के अंतर्गत करता है, किसको टीडीएस चुकाना पड़ता है और ये टीडीएस क्यों एप्लीकेबल होता है, वो सभी के बारे में हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली हम आजकल के जब कहीं अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वहाँ पर भी टीडीएस काटा जाता है, अगर कोई जॉब कर रहा है वहाँ पर भी टीडीएस काटा जाता है। तो वो कितना परसेंट काटा जाता है और कब काटा जाता है, उसकी रिटर्न कब फाइल की जाती है, कौन से सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। और एक ये नॉलेजेबल वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए भी अच्छी वीडियो है, नॉलेजेबल। अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉई है उसके लिए भी ये नॉलेजेबल वीडियो है, उसको ये पता चलता है कि कितना उसका सैलरी पर टीडीएस कटता है और कब उसको सर्टिफिकेट मिल सकता है। जो भी सर्टिफिकेट होता है उसका हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे आगे। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि टीडीएस क्या होता है, फिर मैं इस वन बाय वन ईजी वे में जो भी सिंपल लैंग्वेज है उसके बारे में मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो टीडीएस, व्हाट इज़ टीडीएस, टीडीएस क्या होता है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको करके दे दिया है। तो नॉर्मली मैं पहले एक बार पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद जो इसकी नॉर्मल लैंग्वेज है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है टीडीएस। तो ये बोल रहा है कि टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस की फुल फॉर्म है इस प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स at the source of the income. A certain percentage of the tax is deducted by the payer at the time of making payment to the receiver, and the amount is then remitted to the government. TDS is applicable a wide range of income categories such as salaries, interest on fixed deposit, rent, commission. Its TDS help present tax envision and the understanding it is curricular for both payer and receiver of the income in India. तो नॉर्मल भाषा में ये कहना चाहता है कि टीडीएस एक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया एक टैक्स होता है, जिसमें क्या होता है कि जो पेमेंट करता है, पेमेंट के द्वारा टीडीएस काटा जाता है जब वो रिसीवर को पेमेंट करता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने जैसे किसी से 100 रुपये का माल खरीदा, नॉर्मल रूटीन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसके अंतर्गत एप्लीकेबल होती है, जिस चीज़ों पे ये एप्लीकेबल होता है टीडीएस, में उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने 100 रुपये का माल खरीदा, तो मैंने माल खरीदा तो पेमेंट मुझे करना है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं बिजनेसमैन हो गया, तो मुझे जब मैं पेमेंट करूँगा उसको, सामने वाले को, क्योंकि मैं माल खरीद रहा हूँ तो माल बेचने वाले को पेमेंट करना पड़ेगा मुझे। तो अगर वो टीडीएस की फॉल के अंतर्गत आता है, किसी भी सेक्शन के अंतर्गत, तो मुझे उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट मैं कर रहा हूँ, तो जो पेमेंट करता है उसको टीडीएस काटना पड़ता है। ये एक अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि सैलरी पे करता है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट पे करता है, रेंट पे करता है, कमीशन पे करता है। तो इन जो ये अलग अलग डेफिनेशंस बताइए इसमें जो सेक्शन है, और इनके अंतर्गत आपको टीडीएस काटना पड़ता है अलग अलग प्रकार से। हिंदी में ये बोल रहा है कि स्रोत एक कर कटौती टीडीएस आय के स्रोत का एक एकत्र करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा लागू की गई एक प्रक्रिया है। प्राप्तकर्ता को भुगतान करते समय भुगतानकर्ता द्वारा कर का एक निश्चित प्रतिशत काटा जाता है, फिर यह राशि सरकार को भेज दी जाती है। टीडीएस कई प्रकार की आय श्रेणी जैसे वेतन, सावधि जमा ब्याज, कमीशन आदि पर लागू होता है। टीडीएस कर चोरी को रोकने में मदद करता है। इसे समझना भारत में आय के भुगतानकर्ता प्राप्तकर्ता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो पेमेंट कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, दोनों के लिए टीडीएस कंपलसरी है। इसके बाद ये जो सेक्शनें हैं, सेक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 192 सेक्शन होती है जिसमें सैलरीड एम्प्लॉय होता है। जैसे सैलरीड एम्प्लॉय कहीं जॉब कर रहा है तो उसकी एक लिमिट से ऊपर जब सैलरी चली जाती है, तो एज पर इनकम टैक्स जो स्लैब बताई हुई है, अगर मैं 24-25 की बात करूं जो अभी गया है, उसमें आपको रिटर्न भरनी है 15 सितंबर तक। तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके ऑलरेडी टीडीएस कट गया होगा। तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर में जब अगर न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप फाइल करते हैं, वहाँ इनकम आपकी 3 लाख रुपए से ऊपर है तो कंपनी ने आपका टीडीएस काटा होगा। अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर है ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो वहाँ भी कंपनी ने टीडीएस काटा होगा। तो इस केस में क्या होता है कि टीडीएस तब काटा जाता है जब आप ओल्ड टैक्स स्लैब या न्यू टैक्स स्लैब, जब आपकी बेसिक लिमिट है उससे ऊपर आपकी सैलरी चली जाती है तो कंपनी टीडीएस काटती है। ये नॉर्मल सा एक फंडा है। इसके बाद होता है 192 प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एक ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का। अगर वहाँ से आप 50,000 से ज़्यादा विड्रॉल करते हैं तो आपके ऊपर 10% टीडीएस काटा जाता है, जहाँ से आप विड्रॉ कर रहे हैं सामने वाली कंपनी काटेगी आपका। तीसरा होता है 194 पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड।
अगर सामने वाली कंपनी आपको डिविडेंड पेमेंट कर रही है 10,000 रुपये से ऊपर, तो वहाँ आपके ऊपर टीडीएस कटेगा 10%। 194 है, सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन होती है वो ये है, ये बैंक वगैरह और पोस्ट ऑफिस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। अगर आपने कोई इन्वेस्ट कर दिया, आपने कोई एफडी करा दी और कुछ करवा दिया, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आपको ब्याज मिलता है, अगर साल भर का ब्याज सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए से ऊपर है और अदर सीनियर सिटीजन मीन्स 60 साल की उम्र से कम है, 50,000 रुपए से ऊपर उसको ब्याज मिलता है, तो उसके ऊपर 10% टीडीएस कटेगा। और सीनियर सिटीजन अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का उसको ब्याज मिलता है, तो बैंक उसके ऊपर क्या करेगा, 10% की रेट से टीडीएस काटेगा। तीसरा ये है। इसके बाद सेक्शन आती है 194 BA, इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। आप गेम्स वगैरह खेलते हैं ऑनलाइन वगैरह, तो उसमें जीरो लिमिट है, वहाँ पे अगर आप 1 रुपया कमाएंगे तो भी 30% टीडीएस कटेगा। उसके बाद आता है 194 BB, इनकम फ्रॉम द हॉर्स रेस विनिंग। आप हॉर्स रेस वगैरह जो होती है, घोड़े की रेस वगैरह, वहाँ पे बैट करते हैं, तो वहाँ आप अगर कुछ जीतते हैं तो 10,000 रुपये से ऊपर पे आपके ऊपर 30% टीडीएस कटेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आती है, जो नॉर्मल रूटीन में अगर कोई जॉब कर रहा है बंदा और जो टैक्सेशन वगैरह का काम करता है, तो वहाँ पर ये कुछ सेक्शन है जो महत्वपूर्ण होती है। वहाँ पर ये सेक्शनें आपको हमेशा पढ़ के जानी होती है। जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और काम करते हैं, तभी ये सेक्शनें आपके ऊपर लागू होती है, आपको इन सेक्शनों का पता होना चाहिए। तो 194C बोलता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और सामने वाले को जब आप पेमेंट करते हैं, तो आपने सिंगल ट्रांजेक्शन एक बार में 30,000 रुपये से ज़्यादा दे दिया, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आपने साल भर में 1 लाख रुपये से ऊपर, अगर 20-20 हज़ार रुपये करके आपने 1 लाख रुपये से ऊपर दे दिया, तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस इस प्रकार कटेगा कि इंडिविजुअल एचयूएफ को आप पेमेंट कर रहे हैं तो 1% काटना पड़ेगा। अगर कंपनी को और एलएलपी वगैरह पार्टनरशिप फर्म को इनको करते हैं तो 2% काटना पड़ेगा। तो ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है 194C। इसके बाद आता है 194D, वो होता है इनको इंश्योरेंस कमीशन। अगर आप इंश्योरेंस कमीशन 20,000 रुपये से ऊपर का देते हैं, तो वहाँ आपको 2% टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन आती है 194EE, ये एक तरह से नेशनल सेविंग स्कीम की होती है, जहाँ पे 2500 से ज़्यादा का अगर आप पेमेंट करते हो तो 10% टीडीएस काटना कंपलसरी है, जो सामने वाला काटता है। इसके बाद आता है 194G, पेमेंट कमीशन इट्स सेल ऑफ द लॉटरी टिकट। ये बॉम्बे के केस में ज़्यादा होता है, बम्बई वगैरह में क्या होता है, लॉटरी से की टिकट्स वगैरह ज़्यादा सेल आउट होती है, तो वहाँ अगर कोई कमीशन पेमेंट्स वगैरह ज़्यादा कुछ किए जाते हैं 20,000 रुपये से ऊपर, तो वहाँ पर 2% उनको क्या होता है कि टीडीएस काटना होता है। तो ये वो सेक्शन है। 194I, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। 194A, 194C, जो रूटीन में कई कंपनी में काम कर रहा है और टैक्सेशन वगैरह कर रहा है, टीडीएस वगैरह देख रहा है, तो 2, 3, ये 5-6 सेक्शन होती है जो उसको पता ही पता होनी चाहिए, क्योंकि काम आती है रेगुलर बेसिस पे। तो 194I भी ऐसी ही है। 194I ये बोलता है कि अगर आप कोई रेंट पेमेंट कर रहे हैं, अब रेंट अलग अलग हो सकता है, आपने प्लांट एंड मशीनरी लियो किसी से, उसका रेंट दे सकता है, आप फर्नीचर लियो, बिल्डिंग लियो, लैंड और कोई कमरा किराए पे लियो, जो भी एनीथिंग, तो उसमें सेक्शन अलग अलग है। तो ये बोलना चाह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी आपने किराए पर ली है और 50,000 रुपये से आप उसको पेमेंट ज़्यादा करते हैं, तो वो उसके केस में आपको 2% टीडीएस काटना पड़ेगा। और अगर आपने लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग इन को आपने किराए पर लिया है, तो 50,000 रुपये से ऊपर पे आपको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। जैसे आप कहीं कोई ऑफिस वगैरह किराए पे लेते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि 50,000 रुपये से ऊपर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ आपको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा, जो भी पेमेंट कर रहा है उसको। ये सारी सेक्शनें मोस्टली उनके केस में एप्लीकेबल होती है जो ऑडिटेड होते हैं, या कंपनी के ऊपर तो एप्लीकेबल होगी। इंडिविजुअल पर्सन जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस चला जाता है, या सर्विस सेक्टर के केस में 50 लाख से ऊपर चला जाता है, तो उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। ये वो सेक्शन है, उनके ऊपर लागू होती है। ये प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है कोई 10-20 लाख रुपए का काम कर रहा है, उसका साल का टर्नओवर 10-20-30 लाख रुपए, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। यह टैक्स ऑडिट्स वालों के ऊपर एप्लीकेबल होती है, जिनकी ऑडिट्स होती है उनके ऊपर। फिर उसके बाद हम आते हैं 194IB, रेंट पेमेंट बाय एन इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट कवर 194I। आज की डेट में क्या होता है कि लोग बिजनेस कम करते हैं, वो फॉल नहीं करते हैं टैक्स ऑडिट के अंतर्गत, बट क्या करते हैं, वो रेंट बहुत अच्छा खासा पेमेंट करते हैं। जैसे आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे, तो पॉश एरिया में, तो वहाँ रेंट ही 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये होता है, तो उसके लिए सेक्शन ऐड की गई है। अगर आप कहीं इसी को 50,000 रुपये से ऊपर का पेमेंट करते हो, तो वहाँ पर आपको 2% टीडीएस काटना पड़ेगा। ये सेक्शन उसके लिए है 194IB। 194J, ये भी बहुत ज़्यादा जो बिजनेस वगैरह कर रहा है या कोई कंपनी में काम कर रहा है बंदा, उसको ये देखना है कि अगर वो किसी मतलब उसकी कंपनी किसी से सर्विस ले रही है, और सर्विस लेते हुए तो क्या होगा कि उसको ये बताना पड़ेगा कि
19 कि प्रोफेशनल्स है, जो प्रोफेशनल है जो आपको सर्विस दे रहा है, तो प्रोफेशनल के केस में क्या होगा, आपको सर्विस मिल रही है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा तो आपको टीडीएस भी काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन दी गई है कि एनी सम पेड बाय वे ऑफ फीस फॉर द प्रोफेशनल सर्विस, एनी सम पेड बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन फीस कमीशन टू ए डायरेक्टर। तो ऊपर के जो पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि अगर वो आप 50,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट करते हो तो आपके ऊपर 10% की रेट एप्लीकेबल हो जाएगी, 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल में जैसे आपके सीए हो गए, सीएस हो गए, आपके कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हो गया, एनी टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोफेशनल की वो हो गया। और रेम्युनरेशन पार्टनर्स को दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, डायरेक्टर्स वगैरह को दे रहे हो, तो उसके केस में। दूसरा ये आ जाता है कि एनी सम पेड टू फी ऑफ द टेक्निकल सर्विसेज, और कोई कॉल सेंटर किसी कोई चला रहा है और आप उसको पेमेंट कर रहे हो, उसके केस हो गया। या कोई डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशंस वगैरह लगा रहा है तो उसके रिलेटेड कोई सर्विस होगी, तो उसके केस में अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट करते हो तो आपके ऊपर 2% की टीडीएस। सेक्शन आती है 194 LA। इसमें बोला गया है कि पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन ऑन द एक्विजिशन सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये गवर्नमेंट के केस में ज़्यादातर होता है। क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी किसी प्रॉपर्टी का एक्विजिशन करती है तो उसके बिहाफ पे कुछ कंपनसेशन देती है, तो कंपनसेशन 5 लाख से ऊपर दे रही है आपको तो 10% टीडीएस काटेगी वो आपका। उसके बाद आता है 194M। ये बोल रहा है कि सर्टेन पेमेंट बाय इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194C, H और J। अगर वो इन केस में फॉल नहीं करता है और 50 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट कर रहा है तो 2% का टीडीएस उसके ऊपर काटा जाएगा। उसके बाद सेक्शन आती है 194N। ये मैं आपको नॉर्मली वैसे ही बता देता हूँ। अगर कोई बिजनेसमैन, जिस ऑडिट वाली की बात हो रही है, अगर वो विड्रॉल करता है बैंक से कैश 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो उसके ऊपर 2% टीडीएस काटा जाएगा बैंक द्वारा। अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का कैश विड्रॉल कर रहा है तो 5% टीडीएस काटा जाएगा उसके ऊपर। नॉर्मल भाषा में आप ये समझ सकते हैं। 194 पार्टनर्स रेम्युनरेशन होता है, जो 20,000 रुपये से ऊपर अगर आप पेमेंट करते हो तो 10% आपके ऊपर टीडीएस कटेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे जो है ड्यू डेट्स फॉर द टीडीएस ऑनलाइन पेमेंट्स। ड्यू डेट्स क्या है, मैं आपको पहले नॉर्मली बता देता हूँ ड्यू डेट्स क्या है। ड्यू डेट्स ये है कि एक तो रिटर्न इसकी क्वार्टरली जाती है बट पेमेंट मंथली होता है। जैसे क्या हो गया कि मैंने अप्रैल महीने में कोई सर्विस ली और मेरे को पेमेंट करना है, तो मैं पेमेंट का अप्रैल मई का पेमेंट उसको दूंगा तो मैं 30 तारीख तक फॉल कर गया कि 1 से 30 तारीख के बीच में मैंने उसको पेमेंट कर दिया, तो मैंने उसका टीडीएस काट लिया। अब मैंने अप्रैल महीने का टीडीएस मेरे को मई 7 तारीख तक मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हर महीने से चलेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक। अगर मार्च में आपने कोई टीडीएस काटा है तो उसका पेमेंट आप 30 अप्रैल तक कर सकते हो। ये एक छूट दी गई है इनकम टैक्स में टीडीएस के ऊपर। बाकी उस सबको आपको मंथ के एंड होते ही 7 तारीख को जमा कराना है और मार्च मंथ का आपको 30 अप्रैल तक जमा कराना है। बट कुछ केस में और थोड़ी सी फैसिलिटी ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमने देखा था, अगर हम कोई परचेज करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसके ऊपर टीडीएस काटते हैं तो उस केस में जिस महीने में आपने परचेज करी उससे नेक्स्ट के जो 30 दिन है वहाँ तक आप अपना टीडीएस का पेमेंट कर सकते हो। ये छूट दी गई है। अदर केस में 7 तारीख होती है, बाकी यहाँ पे 30 तारीख होती है। इसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरा हाउ एंड व्हेन टू फाइल टीडीएस रिटर्न। मतलब हाउ कैसे और व्हेन हम कब कर सकते हैं। तो जब टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीडीएस में कितने प्रकार के फॉर्म होते हैं जिसमें टीडीएस की रिटर्न फाइल्स होती है। फॉर्म अलग अलग होते हैं, उसका मैं आपको बता देता हूँ कैसे रिटर्न्स बनाई जाती है और किस किस फॉर्म के अंतर्गत ये रिटर्नें बनती है और उनकी ड्यू डेट्स क्या होती है जो फॉर्म मतलब रिटर्न फाइल करने की। तो फॉर्म होता है 26Q जिसके अंतर्गत नॉन सैलरीड जितने भी बंदे हैं उनकी रिटर्न तैयार होती है और क्वार्टरली रिटर्न जाती है। मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने की रिटर्न 31 जुलाई तक जाएगी, जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न जाएगी 31 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रिटर्न जाएगी जनवरी, और यहाँ भी एक एक्सेप्शन आ जाता है जनवरी फरवरी मार्च की जाती है 31 मई को। तो 26 हो गया नॉन सैलरी वाले का, 24Q हो गया सैलरी वाले का, सेम वही ड्यू डेट्स है जो भी मैंने आपको बताई। 27Q हो गया आपका एनआरआई के केस में होता है, टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट सैलरी। तो अगर आप कोई नॉन रेजिडेंट को आप पेमेंट करते हैं उसके केस में 27Q आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। ड्यू डेट्स वही सेम है।
26 क्यूबी होती है सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो वहां पर आपको 30 दिन, जो भी मंथ एंड होगा उससे 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। 26 QC होता है टीडीएस ऑन रेंट, वहां के केस में भी आपको 30 दिन के अंदर अंदर आता है। व्हाट इज ए टीडीएस सर्टिफिकेट, मतलब जब आपने टीडीएस कटवा लिया तो आपको प्रूफ तो चाहिए ना कि मैंने जो टीडीएस काटा है तो उसका प्रूफ तो दो आपने टीडीएस काटा है, क्योंकि गवर्नमेंट को जमा कराया नहीं कराया तो कहीं तो शो होना चाहिए, तभी तो आपको विश्वास होगा मेरा टीडीएस काटा गया। तो कंपनी ने जब रिटर्न फाइल कर दी तो गवर्नमेंट को जब जमा करा दिया पैसा, तो गवर्नमेंट को जमा कराने के बाद गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देगी उनको, तो वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो उस केस में क्या होता है, कौन सा सर्टिफिकेट किससे रिलेट करता है वो हम यहाँ देखेंगे। फॉर्म 16 होता है जो सैलरीड बंदे को मिलता है, जो ईयरली साल के एंड में मिलता है, और उसकी ड्यू डेट होती है 31 मई तक आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं कंपनी से। 16 होता है नॉन सैलरी, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर हो गया, प्रोफेशनल्स हो गए, जो इन बंदों का, तो इन बंदों की रिटर्न क्वार्टरली जाती है। तो क्वार्टरली में आप क्या करेंगे, जब भी क्वार्टर एंड होगा, जैसे 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करी तो 15 दिन के अंदर आप अपने जो फॉर्म है फॉर्म 16 ले सकते हैं। 16 भी होता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी, उसके केस में एवरी ट्रांजेक्शन पे होता है, ये एवरी ट्रांजेक्शन होता है, 15 दिन के बाद अपनी रिटर्न का जो फॉर्म 16 बी है वो ले सकते हैं सर्टिफिकेट। 16 सी होता है टीडीएस ऑन रेंट, एवरी ट्रांजेक्शन होता है, वही 15 दिन बाद आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से वो होता है कि आपको ये बताता है कि मेरा टीडीएस कटा है तो गवर्नमेंट को जमा हो गया, ये आपका सर्टिफिकेट है। तो नॉर्मली ये सर्टिफिकेट उस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि कौन से सर्टिफिकेट किस सेक्शन, मतलब कौन सा सर्टिफिकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सैलरी है, नॉन सैलरी है, प्रॉपर्टी है, रेंट है, वो सारा सब कुछ बताता है आपको। इसके बाद हम बात करते हैं पेनल्टी की। ये उनके लिए है जो टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो रिटर्न को लेट नहीं करना है। अगर रिटर्न लेट करेंगे तो उसकी क्या पेनल्टी है। तो यहाँ पे नॉर्मल भाषा में बता देता हूँ, 234E एक सेक्शन है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करी तो 200 रुपये पर डे की पेनल्टी है। मतलब अप्रैल मई जून की रिटर्न 31 जुलाई को जानी है, उसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे 2 दिन ही करें, तो आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। और ये आपका जो अमाउंट होगा मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितनी आपकी टीडीएस की लाइबिलिटी है वहाँ तक हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि 200 रुपये पर डे की पेनल्टी 234E में लगेगी, वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है मोटा मोटी। उसके बाद हम जाते हैं चालान। जो चालान, इस चालान क्या होता है, चालान ये होता है कि आपको 7 तारीख को जो टैक्स जमा कराना है, तो चालान के अंतर्गत ही तो जमा कराना है कि अप्रैल में आपने टीडीएस काटा तो अप्रैल का 7 मई तक आपको टीडीएस जमा कराना है। तो उसका चालान होता है 281E, जिसमें आपको क्या होता है कि टैक्स जाके जमा कराना पड़ता है टीडीएस, जिस भी सेक्शन में आपने काटा हो, 90, 192, 193, 194A, 194C, 194J, H, जिस भी सेक्शन में काटा हो उस सेक्शन में जाके आप जमा करा दें। इनकम टैक्स की जो भी साइट है इनकम टैक्स इंडिया, वहाँ पे जाके आप जमा करा दें। चालान आप सेलेक्ट कर ले 281C, और उसमें जाके आप वहाँ पे सेक्शन चूज कर ले और अपना टीडीएस का जो पेमेंट है जिसका भी आपने काटा है वो जमा करा दे। तो ये मोटा मोटी ये है। इसके बाद ये बता रहा है पेनल्टी। पेनल्टी मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ क्या होती है। पेनल्टी ये है कि आपने किसी का टीडीएस काट लिया बट आपने जमा नहीं कराया, और आपने टीडीएस ही नहीं काटा, दो अलग अलग चीज़ें। पहले केस में आपने किसी का टीडीएस नहीं काटा, आपको काटना था बट आपने नहीं काटा, तो ये फर्स्ट में यही बोल रहा है, नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अगर आपने किसी का टीडीएस ही नहीं काटा, आपको काटना था अप्रैल महीने में और जुलाई में, अप्रैल में काट के मई में जमा कराना था बट आपने काटा नहीं, तो उस केस में आपको 1% पेनल्टी देनी पड़ेगी इंटरेस्ट के रूप में। तो 1% इंटरेस्ट पर मंथ के रूप में आपको जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी। दूसरे केस में बोलना चाह रहा है डिडक्शन बट नॉट डिपॉजिटेड, आपने काटा बट डिपॉजिट नहीं कराया, उस केस में आपके ऊपर 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो आपके ऊपर दो तरीके से यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है, 1% और 1.5%। नो डिडक्शन के केस में 1% और डिडक्शन बट नॉट डिपॉजिटेड के केस में 1.5% आपके ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई है। दूसरा हम आते हैं, ये बताना चाह रहा है कि इफ टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल, अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती इंडिविजुअल के ऊपर और एचयूएफ के ऊपर, पेइंग रेंट, अगर मैंने आपको वहाँ पे सेक्शन बताई थी कि आपके ऊपर को अगर आप ऑडिट नहीं करवाते हो फिर भी आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट करते हो रेंट का, तो वहाँ पे ये सेक्शन 194I भी एप्लीकेबल हो जाती है, वो यही बोलना चाह रहा है। द टीडीएस डिडक्टेड द पैन नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड और पर्सन रिसीविंग रेंट मे बी गिवन टू द पेयर, इट
इफ़ इट इज़ नॉट गिवन, ये बोलना चाह रहा है नॉर्मली, इसका मतलब ये है कि 206 के अंतर्गत अगर आपको TDS काटना है बट सामने वाला पेन नहीं दे रहा है तो आप उसके केस में 20% TDS काट सकते हैं। नॉर्मली सा ये आता है, तो मैक्सिमम जो लिमिट होती है उसकी 20% आप काट सकते हैं, मतलब पेन नॉट अवेलेबल के चक्कर के केस में, कि आपके पास पेन नहीं है तो आप उसका 20% TDS काट के गवर्नमेंट को जमा करा दो। ये नॉर्मल सा इसका अर्थ है। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो और अच्छा लगा हो आपको वीडियो देख करके, तो अगर और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो और नेक्स्ट नए नए वीडियो मैं लेके आता रहूँगा आपके ऊपर, नॉलेजेबल वीडियो जो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल साबित होंगे। और आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।